इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों का सामान्य नाम, व्युत्पन्न मीन्स डेरिवेटिव्स का कॉमन नाम, ये पढ़ेंगे। तो देखो, कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है उसका व्युत्पन्न इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें से कोई समूह Z जोड़ दिया हमने और H को हटा दिया तो ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो है उसमें जो है जो अनुलग्न है, ये अनुलग्न लग्न इस क्रियात्मक समूह के अनुसार आएगा। इस क्रियात्मक समूह के अनुसार अनुलग्न आएगा और ये आएगा एल्किल समूह के अनुसार। मतलब इसमें ये एल्किल समूह है और ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिसके अनुसार अनुलग्न आएगा, अनुलग्न आएगा और ये क्रियात्मक समूह है। मतलब इस क्रियात्मक समूह के अनुसार अनुलग्न आएगा। इस फंक्शनल ग्रुप के अनुसार अनुलग्न या सफिक्स आएगा। और जो पूर्व लग्न है वो इस एल्किल समूह के अनुसार आएगा। मतलब पूर्व लग्न जो है इसका ये एल्किल समूह के अनुसार आएगा। अब सामान्य नाम की दो पद्धतियां हैं। सामान्य नाम की दो पद्धति देखिए, जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन परमाणु नहीं होता है उनका नामकरण इस आधार पर किया जाएगा। इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं इसके। वो कौन कौन सी हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद में N ट्रिपल बॉन्ड C और C। देखो, यहाँ इनमें कार्बन है फिर भी इनका नामकरण इसी पद्धति के अनुसार करेंगे। इसी पद्धति के अनुसार इनका नामकरण किया जाएगा। अब हम कुछ समूह लेते हैं। अब देखिए, हम वो समूह ले रहे हैं जिनका नामकरण इस विधि से होगा। जैसे SO3H, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न होगा सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल होगा इसका अनुलग्न। इसके बाद भी देखिए, जैसे ये OH है, इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा एल्कोहल। इसका अनुलग्न एल्कोहल होगा। मतलब R के बाद में, पूर्व लगन के बाद में हम जो है वो एल्कोहल शब्द इसमें जोड़ेंगे। और ये देखो, ये होगा थायो एल्कोहल। अब थायो शब्द आप समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थायो शब्द कब लगाया जाता है? जब सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर आ जाए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गई तो थायो शब्द पूर्व लग्न जो है उसका उपयोग किया जाएगा। इस समूह का एल्कोहल, इसका थायो एल्कोहल। अब देखो, ये एमीन है। जैसे ये एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और ये द्वितीयक एमीन और ये तृतीयक एमीन का क्रियात्मक समूह। ये इनमें एमीन काम में आएगा। एमीन मतलब ये समूह होने पर हम एमीन काम में लेंगे। अब देखो, जैसे 5वां ये होने पर ये ईथर की पहचान है। ईथर में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे। अर्थात जो पानी है, वाटर है, HOH, उसके दोनों हाइड्रोजन हटा करके यदि हम एल्किल समूह बना दें तो वो कहलाएगा ईथर। ये ईथर है, ये ईथर है। ईथर के बाद में देखो, जैसे ये
एक्स, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, इसके लिए लगाएंगे हैलाइड। हैलाइड लगाएंगे हम, हैलाइड का प्रयोग करेंगे इसके लिए। और इसके बाद में जो है देखो, ये जो है ये है NO, N डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है नाइट्राइट। तो इसके लिए हम नाइट्राइट का प्रयोग करेंगे। और नाइट्राइट के बाद में ये देखो, इसके बाद में है ये कीटोन। कीटोन की भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, केवल मात्र कार्बन युक्त ये क्रियात्मक समूह है जो कभी भी सिरे पर नहीं आएगा, हमेशा बीच में आएगा, अर्थात इसके दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। तो ये हो गया कीटोन। अब देखो हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं इसके, इनका उपयोग कैसे करेंगे इस विधि में, इनका उपयोग जो है वो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। कुछ समूह और हैं उनको भी लेंगे, पहले ये देख लेते हैं एक एक। जैसे ये समूह है और ये नाम हमारे पास में है, जैसे ये CH3 SO3H। तो इस प्रणाली के अंतर्गत इसका जो सामान्य नाम है वो किस तरह से आएगा, ये तो आएगा एल्किल समूह का नाम पढ़ दो और आगे लगा देंगे हम सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम क्या जाएगा, मेथिल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से ये देखो, जैसे CH3 CH2 SO3H, ये पूर्व लगन एल्किल समूह के अनुसार, अनुलग्न SO3H के अनुसार। तो इसका नाम क्या जाएगा, एथिल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। इनको आप पहचानना शुरू कर दीजिए, ये एथिल सल्फोनिक अम्ल हो गया मतलब। अब देखिए जैसे OH वाला, देखिए आप याद कर लीजिए, एल्कोहल की पहचान OH से होगी। जैसे आपके सामने ये यौगिक आ गया, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये तो एल्किल समूह और ये आगे एल्कोहल जोड़ दो, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। ये देखिए इसके बाद में आप CH3 CH2 OH, ये क्या जाएगा, एथिल एल्कोहल। ये पूर्व लगन R के अनुसार और ये OH के अनुसार। तो OH एल्कोहल की पहचान है। इनको आगे हम जब डिटेल में लेंगे एक एक को, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अब देखो जैसे OH का देख लिया हमने, अब ये देखो SH का, S आने पर ऑक्सीजन जो है उसको हटा करके जहाँ भी सल्फर आएगी हम थायोपूर्व लगन का प्रयोग करेंगे। वो क्या था, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या जाएगा, मेथिल थायो एल्कोहल। ये हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए जैसे एमीन, ये एमीन लगाएंगे। इसका एक सिंपल सा ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे इनको डिटेल में लिया जाएगा। ये एल्किल समूह, इसके आगे एमीन जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन या मिथाइल एमीन हो जाएगा। इसी तरह से द्वितीयक और तृतीयक एमीन का भी नामकरण बनाया जाएगा। अब देखो ईथर की क्या पहचान है, ईथर की याद कर लो अच्छी तरह से। जैसे एल्कोहल की पहचान OH, ईथर की पहचान है O, और O के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, अन्यथा ये एल्कोहल ईथर नहीं होगा। जैसे इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ईथर की पहचान है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो आ जाएगा CH3, ये और भी समूह हो सकता है। अब देखो ये ईथर की पहचान है, तो पहले एल्किन और फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह इसके अनुसार। तो ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, मेथिल। तो क्या हो गया, डाई मेथिल, और ये होने पर मीथर लगा देंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आप CH3 CH2O CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें दो एक प्रकार के एल्किल समूह हैं, एथिल मेथिल और ये ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, ये ईथर हो गया है। अब देखो हैलोजन वाला जो है हैलाइड, हैलोजन मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था शुरू वाले में, ये हैलोजन कहलाते हैं FClBrI। अब देखो ये जरा ये देखिए आप CH3Cl, इसका नाम हो जाएगा, इसमें कार्बन नहीं है,
तो इसका इसी विधि से नामकरण होगा। पहले इसको पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद में ये देखिए आप CH3CH2, फिर इसके बाद में Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड। यहाँ पर समझ लो हम क्लोरीन की जगह Br जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे Br जोड़ दें या I जोड़ दें तो यह जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, यह जाएगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद में नाइट्राइट, नाइट्राइट इसी तरह से एल्किल समूह के आगे नाइट्राइट जुड़ा होगा तो वो एल्किल नाइट्राइट हो जाएगा। कीटोन देखिए आप, जिस प्रकार से ईथर के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी था, ऐसे ही कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, अन्यथा एल्डिहाइड बन जाएगा CH3। ये तो दोनों तरफ CH3 है, इसलिए ये कीटोन होगा और नाम क्या होगा? ये मेथिल डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन हो गया। देखिए ये विधि जो है, जो चल रही है, वो उन क्रियात्मक समूहों के लिए है जिनमें कार्बन नहीं होता है। लेकिन इसके 3 अपवाद बताए थे मैंने। तो कीटोन जो समझा दिया, एक साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड है, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, साइनाइड। तो देखिए जैसे ये है, ये मेथिल, और ये कार्बन से यदि कार्बन ही जुड़ा हुआ है तो ये साइनाइड होगा। अब इसका नाम क्या जाएगा? मेथिल साइनाइड या मिथाइल साइनाइड। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड इसका नाम हो जाएगा एथिल या इथाइल साइनाइड। देखिए यहाँ पर ये अपवाद हैं, ये इनमें कार्बन होते हुए भी हम इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, ये अपवाद है। इसी प्रकार से देखिए आप लोग, ये CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ये देखिए आप, ये जो है ये साइनाइड है और ये है आइसोसाइनाइड। देखो ये यहाँ पर आइसोसाइनाइड की पहचान क्या है? नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन से, नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन से, और C नाइट्रोजन से जुड़ेगा। अब ये साइनाइड की पहचान होगी। ये इसमें उपसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसके अंदर ये। अब इसका नाम पढ़ते हैं, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड, और इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से ये 3 अपवाद थे, वो भी मैंने बता दिए आपको। अब देखिए, जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन होता है उनका नामकरण अम्लों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एक कार्बन वाले अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, 2 वाले का एसिटिक अम्ल, 3 वाले का प्रोपियोनिक अम्ल, 4 वाले का ब्यूटेरिक अम्ल, 5 वाले का वैलेरिक अम्ल। तो पहले वाले का फॉर्मिक अम्ल क्यों, ये बता देता हूँ, क्योंकि इसको सर्वप्रथम लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था, और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए उस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल हो गया। तो याद रखिए, इस प्रणाली में एक कार्बन के लिए आप फॉर्म काम में लाएंगे, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटीन या ब्यूटाइल, 5 के लिए वैलर या पेंटाइल। अब देखिए, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना ये जो प्रणाली है वो समझ में नहीं आएगी। और जब हम ये श्रेणियां लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हम इनके सभी के सामान्य नाम भी लिखेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक चीज़ और समझिए कि यदि 3 कार्बन युक्त श्रृंखला है, 3 कार्बन युक्त श्रृंखला है, मतलब C3 के साथ 2 नंबर पर द्विबंध CC द्विबंध है, तो हम क्या काम में लेंगे? एक्रिल। एक्रिल शब्द काम में लेंगे। एक्रिल शब्द कब काम में लेंगे? जब 3 कार्बन युक्त श्रृंखला हो और उसमें 2 नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। जैसे ये है
CH2 डबल बॉन्ड CH C। अब देखिए वो स्थिति आ रही, तो एक्रिल। अब अम्ल में क्या लगाते हैं हम इस प्रणाली में, इक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलिक अम्ल। इसी तरह से C4 के साथ 2 नंबर पर यदि C डबल बॉन्ड C हो, 2 नंबर पर 4 कार्बन हो और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड हो, जैसे इस तरह की पोजीशन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H। देखिए आप लोग यहाँ पर 4 कार्बन की यूनिट है, इसमें 2 नंबर पर द्विबंध है, इसलिए एक्रिल शब्द का उपयोग होगा। और एक इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल प्लस इक अम्ल, तो इसका नाम होगा एक्रिलिक अम्ल। देखिए यदि ये समूह हो और इसके आगे कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो अनुलग्न पाइरूप काम में आएगा। ये देखिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर है C डबल OH, ये स्ट्रक्चर होने पर आपको पाइरूप लगाना है, पूर्व लगन, तो इसका नाम हो जाएगा। अब अम्ल में सामान्य प्रणाली में आगे जोड़ते हैं इक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरूविक अम्ल हो जाएगा। अब देखो हम कुछ क्रियात्मक समूह ले रहे हैं इसको समझने के लिए। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O OH या COOH। ये जो समूह है, इस समूह का जो अनुलग्न होगा सामान्य प्रणाली में वो क्या होगा, अनुलग्न इक अम्ल होगा, इक अम्ल। और आईयूपीएसी प्रणाली में होगा ओइक अम्ल। तो देखिए जरा हम यहाँ पर ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, HC डबल बॉन्ड O OH। तो देखिए ये क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, और इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो इसका नामकरण अम्लीय प्रणाली के आधार पर होगा। और मैंने बताया था कि अम्लीय प्रणाली के अंदर, अम्ल प्रणाली के अंदर एक कार्बन के लिए फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके आगे एक अम्ल जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से देखो ये बनाते हैं हम C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ एक कार्बन और जोड़ दिया, इसकी संयोजकता पूरी कर दो। क्योंकि इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, इसलिए इसका नामकरण पद्धति बी के अनुसार किया जाएगा, जिसके अंदर कार्बन होने पर हम 2 कार्बन का जो अनुलग्न है वो क्या लगाते हैं, एसिड। तो ये हो गया 2 कार्बन एसिड। और इस पद्धति में ये समूह होने पर आगे आपको अनुलग्न क्या जोड़ना है, इक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। देखो सामान्य प्रणाली में इक अम्ल जोड़ना है और आईयूपीएसी प्रणाली में हम ओइक अम्ल जोड़ेंगे। तो ये प्रणाली चल रही है अभी। अब इसके बाद में देखो इसके अन्य उदाहरण भी हैं, कई उदाहरण हैं इसके। ये देखिए जैसे C डबल बॉन्ड OX, ये है X, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये समूह होने पर आपको क्या लगाना है, इल। इल लगाना है, इल क्लोराइड, इल हैलाइड, क्लोरीन होने पर क्लोराइड। देखिए इल हैलाइड अनुलग्न होगा, इल हैलाइड। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके सामने ये यौगिक आ गया, इसका सामान्य नाम बनाना है। ये इसका क्रियात्मक समूह है ये वाला, और इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसका नामकरण अम्ल श्रेणी के अनुसार किया जाएगा। और चूंकि इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब क्या है, फॉर्म। एक कार्बन के लिए फॉर्म बताया था मैंने, 2 के लिए एसिड फॉर्म, उसके आगे जोड़ो इन क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिल क्लोराइड या फॉर्माइल क्लोराइड, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसका सामान्य नाम आपको बनाना है, तो सामान्य नाम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना इसमें कार्बन है। अब इसको ये मत समझिए कि कीटोन भी है, हैलोजन नहीं। यदि C डबल बॉन्ड O के तुरंत बाद में हैलोजन आए तो वो अम्ल हैलाइड कहलाता है, ये इसकी विशेषता है। अब इसका सामान्य प्रणाली में नाम बनाएंगे तो इसमें कार्बन है।
और दो कार्बन के लिए क्या होगा, एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड प्लस इल जोड़ दो तो एसिटिल क्लोराइड, ये नाम हो गया इसका, एसिटिल क्लोराइड हो गया, एसिटिल क्लोराइड हो गया इसका नाम। अब देखो जैसे ये समूह है, ये CONH2, ये इसमें आप एमाइड जोड़ते जाएंगे, एमाइड जोड़ते जाएंगे आप, ये समूह, ये एमाइड का है, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O NH2। अब जैसे पहला सदस्य बनाएंगे और इसका आपको नामकरण करना है, सामान्य नाम, तो आप देखेंगे कि इसमें कार्बन है, ये रहा कार्बन, तो इसका नामकरण अम्ल श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। इसमें कार्बन A, तो फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फॉर्म, और आगे क्या जोड़ देंगे अनुलग्न, एमाइड, तो ये हो गया फॉर्म एमाइड। अब देखिए जैसे आपके सामने ये यौगिक आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम सीधी सी बात है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है इसलिए इसको ऐसे मत पढ़ देना मेथिल एमाइड, ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन है इसलिए अम्ल के आधार पर नाम होगा, यहीं पर गलती करते हैं स्टूडेंट, इसको मेथिल एमाइड पढ़ने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन है इसमें, इसलिए मेथिल शब्द नहीं, ये दो कार्बन है तो दो के लिए क्या काम में लेते हैं हम, एसिड, और उसके आगे एमाइड जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एसीटेमाइड, ये एसीटेमाइड हो गया। अब देखिए इसके बाद में अगला जो समूह आ रहा है, वो समूह जिन समूहों में कार्बन होता है वही ले रहे हैं, जैसे ये आ गया CH3Cl। अच्छा देखिए ये जो है ये दोनों प्रणालियों में शामिल है, CH3Cl, ये एल्किन वाले में भी था और इसमें भी शामिल है, इसका नाम दोनों प्रणालियों में दिया जाता है। अब इस प्रणाली में क्या नाम देंगे, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन होने पर हम क्या काम में लाएंगे, एसिड शब्द काम में लाएंगे, तो एसिड, और फिर आगे ये समूह होने पर आपको क्या जोड़ना है, नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल जोड़ना है आपको सामान्य नामकरण पद्धति में, और IUPAC में केवल नाइट्राइल। तो 2 कार्बन हैं, देखो इस प्रणाली में क्या होता है, यदि O होता है तो उसको हटाना पड़ता है, और O नहीं होता हो तो उसको लगाना पड़ता है, यहाँ पर O नहीं है इसलिए इसके आएगा ACE है केवल, तो ये हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल, ये हो गया एसीटोनाइट्राइल। अब देखिए आप ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, देखो इसका दोनों प्रणालियों में नाम है इसको एल्किल समूह के अनुसार भी कर सकते हैं, वहाँ पर ही अपवाद थे कि कार्बन होते हुए भी एल्किल समूह इसको बोल सकते हैं हम एल्किल मेथिल साइनाइड। जब आप साइनाइड का उपयोग करेंगे तो इस C को शामिल नहीं करेंगे, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड, इसको शामिल नहीं करेंगे। यदि आप अनुलग्न क्या लगा रहे हैं, साइनाइड लगा रहे हैं, तो CN वाले कार्बन को शामिल नहीं करेंगे। इस प्रणाली में इसका नाम क्या हो जाएगा, अम्ल श्रेणी वाली प्रणाली में इसमें 3 कार्बन, 3 के लिए मैंने बताया था प्रोपियोन, तो आगे लगाओ O नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपियोनोनाइट्राइल हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट रह गया है आइसोसाइनाइड, इस प्रणाली में भी लिया गया है आइसोसाइनाइड, ये देखो N ट्रिपल बॉन्ड C, ये होने पर आपको क्या लगाना है, O आइसोनाइट्राइल, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एसिड, आगे जोड़ दो O आइसोनाइट्राइल, तो ये तो गया एसिड 2 कार्बन के लिए एसिड, फिर आगे क्या जोड़ेंगे, O आइसोनाइट्राइल,
इसको हम ये भी कह सकते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन ध्यान रखिए, जब आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन भी बोलते हैं इसको, कार्बिल एमीन, तो जब हम इसको कार्बिल एमीन में भी लेंगे, जैसे मेथिल कार्बिल एमीन, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड या मेथिल कार्बिल एमीन, इसके 3 सामान्य नाम होंगे। उसके नियम समझ लीजिए आप लोग। जब आप अनुलग्न आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन लगाएं तो केवल एल्किल समूह के कार्बन को ही गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। और यदि अम्ल श्रेणी के आधार पर बनाएं तो इस कार्बन को गिनना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, एसीटो आइसोनाइट्राइल। एसीटो इस प्रकार से लिखा जाएगा, एसीटो आइसोनाइट्राइल। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इसके पहले अम्लीय प्रणाली के आधार पर नाम देख लीजिए, 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिओनो आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपिओनो आइसोनाइट्राइल। और सामान्य प्रणाली में एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिल एमीन, ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यदि आप इनसे संबंधित हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का सामान्य नामकरण से संबंधित नोट्स देखना चाहें तो वो मेरे टेलीग्राम पर हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लिंक को खोल करके नोट्स आप देख लेना।